आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा भूचाल है जिसने मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 का विद्रोह। इन सोर्सेज में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना कितनी बड़ी गलती होगी। ये तो एक ऐसी आग थी जो दशकों से सुलग रही थी। बिल्कुल सही। अक्सर लोग चर्बी वाले कारतूसों को ही इसकी वजह मानते हैं, लेकिन वो तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, हर तरह का। चलिए इसी बारूद से शुरू करते हैं। आर्थिक तंगी सबसे बड़ी वजह थी, है ना? अंग्रेजों की जमीन और टैक्स नीतियों ने किसानों और जमींदारों की एक तरह से कमर तोड़ दी थी। बिल्कुल। जब पेट की आग जल रही हो तो बगावत दूर नहीं होती, और इसी आर्थिक तंगी के ऊपर उन्होंने राजनीतिक चोट की। अंग्रेजों की एक नीति थी लैप्स का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका सीधा सा मतलब था अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। झांसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। इसने भारतीय शासकों को साफ संदेश दिया कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो मतलब एक तरफ आम आदमी की रोजी रोटी छीनी जा रही थी और दूसरी तरफ राजाओं से उनका राजपाट। इसके बाद उन्होंने लोगों की आस्था पर भी हमला किया। हाँ, और यही बात बहुत संवेदनशील थी। सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार, जिन्हें आज हम सही मानते हैं, उस समय लोगों को अपनी परंपरा पर हमले की तरह लगे। ऊपर से 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ले आए, जिसके मुताबिक अगर कोई अपना धर्म बदल भी ले तो भी उसे अपने पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता था। लोगों को लगा कि ये तो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे नाम का एक सिपाही अकेले ही अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर देता है। बिल्कुल। भले ही वो कोशिश नाकाम रही, पर उन्होंने वो चिंगारी भड़का दी जो 10 मई को मेरठ में जाकर एक ज्वालामुखी बन गई। सिपाही दिल्ली की ओर चल पड़े और 82 साल के बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को, जो खुद भी हैरान थे, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। और फिर ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब ने कमान संभाली तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत बचाने के लिए मैदान में उतर गईं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। ये सिर्फ राजा रानी नहीं, बल्कि आम जनता का गुस्सा था जो नेताओं के पीछे खड़ा था। तो एक तरफ इतनी बड़ी बगावत, इतने सारे नेता, इतना गुस्सा, ऐसा लगता है कि इसे कोई रोक नहीं सकता था। फिर भी ये विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप की थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पहलू था। इससे भी बड़ी समस्या थी कि ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बड़े हिस्से वो शांत रहे। यहाँ तक कि कई पढ़े लिखे भारतीयों और बड़े रजवाड़ों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। और ये जो संसाधनों की कमी की बात है, वो तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ टेलीग्राफ से जुड़ी ब्रिटिश फौज थी जो तेजी से जानकारी पहुंचा रही थी, और दूसरी तरफ हमारे सैनिक जो घोड़ों पर संदेश भेज रहे थे। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। सही बात है। विद्रोह को जिस बेरहमी से कुचला गया, उसे अंग्रेजों ने खुद डेविल्स विंड यानी शैतान की हवा का नाम दिया। इसका मतलब था विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा देना, एक ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई दोबारा सिर न उठा सके। लेकिन इस भयानक अंत के बावजूद इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। सबसे बड़ा नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश महारानी के शासन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया, और सबसे खतरनाक, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनी आधिकारिक रणनीति बना लिया, जिसका असर आज तक दिखता है। तो कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही हार गया, लेकिन इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रख दी। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़े। जी, और यहीं पर एक विचार करने वाली बात सामने आती है। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो कुछ इसे एक सामंती विद्रोह कहकर खारिज कर देते हैं। एक ही घटना की ये अलग अलग व्याख्याएं हमें शायद ये सिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उसे देखने वाले के नजरिए की कहानी भी है।